फ्रेंड्स नमस्कार। एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल को देखेंगे। इससे पहले हमने सीक्वेंस वाइज सभी अपलोड किए वीडियोस। पाषाण काल हो गया, हड़प्पा, वैदिक और मौर्य मौर्योत्तर काल, ये हमने अपलोड कर रखी है। आप में जो भी नहीं देखे उसे आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री वाले सेक्शन में। तो आज हम गुप्त और गुप्तोत्तर के बारे में डिटेल से देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और क्या कुछ इसमें फैक्ट्स वगैरह हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुप्त शासकों का क्रम क्या है, जो एग्ज़ाम में अक्सर देखा जाता है। तो सबसे पहला गुप्त वंश की या गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ये स्थापना इन्होंने की है। श्रीगुप्त हो गया, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, फिर कुमारगुप्त फर्स्ट, फिर स्कंदगुप्त, फिर बुधगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त, उसके बाद आखिरी में जो है विष्णुगुप्त। तो ये शासकों का क्रम है गुप्त वंश का, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब हम इनके प्रमुख शासकों का जो भी डिटेल से कुछ फैक्ट्स हैं उसको देखेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड जो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक का है। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इससे पहले श्रीगुप्त जो था वो उस स्थापना जरूर की थी, बट उसने प्रॉपर इस साम्राज्य की नींव नहीं रखी थी। तो यहाँ से पहली बार चंद्रगुप्त फर्स्ट जब बनता है राजा, तो इसने प्रॉपर इस वंश को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपाधियों में महाराजाधिराज ये मुख्य है, इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी थी इससे विवाह किया था, और इसके साथ ही गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी इसने 319 एडी में। ठीक है, 319 एडी में गुप्त संवत शुरू होता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं मैथ करने में, तो याद रखिएगा। इसने राजधानी अपनी पाटलिपुत्र बनाई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसके बाद देखते हैं हम समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का जो समय है वो 315 से 375 ईस्वी तक का है। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख उपनाम हैं। इसमें भारत का नेपोलियन महत्वपूर्ण है, इसे विंसेंट स्मिथ ने इस उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, इसके अन्य उपनाम जो हैं या उपाधियाँ पृथु हो गया, राघव हो गया, परक्रमांक, लिच्छवी दौहित्र। ठीक है, ये प्रमुख है। इसके साथ ही साथ कविराज की उपाधि इसकी ये कृष्ण चरितम पुस्तक में मिली है। ये आरओ एग्ज़ाम में अभी जो संपन्न हुआ है उसमें पूछा भी गया था कविराज किस राजा की उपाधि है, सम्राट की, साम्राज्य। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो काच उपनाम उपाधि है ये सिक्कों पर इनके दिखी गई है। समुद्रगुप्त के समय का एक प्रयाग प्रशस्ति है जिसे हरिसेन ने इसकी रचना की थी, और यहाँ इसकी जो शैली थी वो चंपू शैली थी। चंपू शैली का मतलब होता है कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेशन हो। ठीक है, तो इसे ही चंपू शैली कहते हैं। इसकी रचना हरिसेन ने की थी, जिस अभिलेख में अशोक, जहांगीर और बीरबल का वर्णन है। अच्छा, समुद्रगुप्त की दो आक्रमण होते हैं, एक दक्षिणावर्त पर और एक आर्यावर्त पर। तो आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत, इसमें 2 बार आक्रमण इन्होंने किया था। इसमें से कुल 9 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। इसी तरह दक्षिणापथ के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था। कुल 9 गणराज्य थे समुद्रगुप्त के समय में, और इसमें 5 सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, बस इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि 9 गणराज्य थे समुद्रगुप्त के समय में और 5 सीमावर्ती राज्य थे। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि मुख्य उपाधि विक्रमादित्य थी, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते थे। राजाधिराज की उपाधि भी थी शकारी और परम भागवत। ये उपाधियाँ महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने धारण की थी जब इन्होंने शकों का उन्मूलन किया था पूरी तरह से। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी एक थी कुबेर नागा, इन्हीं से एक पुत्री इनकी हुई जो प्रभावती नाम से जानी गई, और एक इनकी रानी ध्रुव स्वामिनी थी। ठीक है,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के जारी किए थे और इन्होंने सेकंड अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था। पहली राजधानी जो समुद्रगुप्त ने बनाई थी वही थी पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र के बाद दूसरी राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। इनमें से कालिदास पोएट थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, छपड़क ज्योतिष थे, अमर सिंह कोशाकार और लेखक थे, वेताल भट्ट जादूगर था, घटकर्षण ये युद्ध रणनीतिज्ञ थे, वराह मिहिर जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे और वररुचि व्याकरणाचार्य, और आखिरी जो थे वो शंकु वे गणितज्ञ और वास्तुकार थे, ठीक है। वराह मिहिर की पुस्तक है एक बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक। ये याद रखिएगा, कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कई बार। अब अगले शासक के बारे में देखते हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट। तो इसकी प्रमुख उपाधियों में महेंद्रादित्य, शक्रादित्य है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बिहार की स्थापना भी कराई है, ठीक है। अब सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक सिक्कों के कई प्रकार होते थे और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो शासक था गुप्त वंश का वो कुमारगुप्त फर्स्ट था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ था और आक्रमण का टाइम था 415 AD। ये भीतरी स्तंभ लेख यहीं से मिला है, इसी से इसमें वर्णन है कि हूणों का प्रथम आक्रमण कब हुआ है और ये अभिलेख, इसी अभिलेख में इसका वर्णन भी है टोटल। क्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण की थी। इसके साथ चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी कराया गया था। चक्रपालित जो था जिसने सुदर्शन झील गिरनार में था गुजरात में, वहाँ पे, तो इसके समय में ये प्रमुख चीज़ें हुई हैं। अब आगे देखते हैं हम कि कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो रघुवंश इनकी महाकाव्य थी, ऋतुसंहार खंड काव्य था, मेघदूत खंड काव्य था, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था इनका, विक्रमोर्वशीय नाटक था, मालविकाग्निमित्रम नाटक था इनका प्रमुख, और कुमार संभव महाकाव्य था। यानी कि कुमार संभव और रघुवंश ये 2 महाकाव्य थे। बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तौर पे, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय ये नाटक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं सब। इसके अलावा देखते हैं हम गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों की यहाँ पे कुछ लिस्टिंग्स हैं। तो इसमें है देवगढ़ का दशावतार मंदिर की ललितपुर यूपी में है, भूमरा का मंदिर नागौद एमपी में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर एमपी में है, और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो है ये कानपुर में है, ठीक है। इसके अलावा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये महासमुंद छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई जो है इस क्रम में थी। आप देखेंगे कि पहले भुक्त या भोग जिसे कि प्रांत कहा जाता था, सबसे बड़ी यूनिट ये थी। पहले तो साम्राज्य थी, फिर उसके बाद विषय जिसे जिला कहा जाता था, फिर विधि आता था, विधि यानी कि नगर होता था, फिर उसके बाद आता था ग्राम जिसे गांव कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रम है, भुक्ति हो गया, विषय हो गया, विधि हो गया और ग्राम हो गया। अब इनके प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी इनके कौन कौन से प्रमुख थे। तो भुक्ति को के प्रमुख जो कहलाते थे उपरिक या भोगपति कहलाते थे, विषय के विषयपति थे, विधि के प्रमुख जो थे विधि महत्तर थे, और ग्राम के ग्रामीक कहलाते थे। इसके अलावा कुछ प्रमुख और पद थे जिनके प्रमुख विभाग क्या क्या थे ये हम देखेंगे यहाँ पे। महाबलाधिकृत या महासेनापति, इसका क्या कार्य था, ये सेना का प्रमुख होता था। इसी तरह से अश्वपति या महाअश्वपति ये अश्वसेना का अधिकारी था, और महापीलपति जिसे कि जो हस्ती सेना का अधिकारी था। दंड पाशाधिकृत ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च होता था, ठीक है।
और पुरपाल ये नगर का अधिकारी था। बलि किसे कहते थे, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। बलि यानी कि धार्मिक कर जो होता था उस समय उसको बलि कहा जाता था। ऊपरी कर यानी कि अस्थायी किसानों से जो कर लिया जाता था उसे ऊपरी कर कहा जाता था। उद्रंग अस्थायी किसानों से लिया जाता था, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ऊपरी कर अस्थायी किसानों से लिया जाता था और उद्रंग अस्थायी किसानों से लिया जाता था जो भी कर। ग्रामपति या महत्तर किसे कहते थे, ये ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी होता था। छपटल्लिक जो था ये अधिकारी ये लेखा विभाग का प्रमुख था, ये भूमि अभिलेख वगैरह का कार्य करता था। ध्रुवाधिकरण ये भूमि वसूलने वाला अधिकारी था, भूमि कर वसूलता था ध्रुवाधिकरण। पुस्तपाल जो था ये कार्यालयों के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। भाग या उद्रंग जो था वो भूमिकर कहलाता था, ये इम्पोर्टेंट है। ये उपज का छठा भाग होता था, ठीक है, 1/6 भाग या ऊपरी कर को रूप में जो कर था उसको दिया जाता था। भोग कहते थे राजा को जो फल फूल सब्जियों आदि आदि तो दी जाती थी उसे भोग नाम दिया गया था। इसी तरह से अप्रहित किसे कहते थे, ये जो बिना जोती हुई जंगली भूमि थी उसे कहते थे। विदक भाग या उदक भाग ये सिंचाई कर था, ये हम मौर्य काल में भी देखे हैं, उसी तरह से ये आगे चल रहा है। और हिरण्य जो था ये नगद कर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि गुप्तकालीन व्यापार व्यवस्था क्या थी, उसमें कुछ फैक्ट्स हैं। हूण आक्रमण के पश्चात भारतीय व्यापारी जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया पर व्यापार पर निर्भर हो गए थे। गुप्तकालीन व्यापार का पत्तन ये उत्तर भारत में जो था उसमें ताम्रलिप्ति प्रमुख था जो बंगाल में है, और पश्चिम भाग में भृगुकक्ष जो भड़ोच में है ये प्रमुख पत्तन हुआ करते थे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, गुप्तकालीन व्यापार पत्तन एक ताम्रलिप्ति और दूसरा भृगुकक्ष था। और देखते हैं गुप्तकालीन मुद्राओं के नाम कुछ प्रमुख हैं। स्वर्ण को दिनार के नाम से जाना जाता था, जो स्वर्ण मुद्रा थी दिनार कहलाती थी। रजत मुद्रा को रूपक कहते थे। और इसी तरह से क्रय विक्रय इकाई जो थी उसमें तांबे का सिक्का जो था वो माशक कहलाता था, और स्वर्ण दिनार हो गया, चांदी रूपक हो गया, ठीक है। अब व्यापारिक व्यवस्था में एक श्रेणी संगठन होता था गुप्तकालीन समय में, यह व्यापारियों का एक संगठन हुआ करता था। तो जिसकी कुछ विशेषताएं हैं इसे देखिएगा। इसके प्रति राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, ये पूरी तरह से राजा के कार्य प्रणाली से फ्री था, तो ठीक है। तो इसे देखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया कई बार। और इसके साथ इसमें प्रत्येक श्रेणी जो था, प्रत्येक श्रेणी सदस्य पर इसका न्यायिक अधिकार होता था। ये जो श्रेणी थी एक संगठन हुआ करती थी, इसके प्रत्येक श्रेणियों का अपने सदस्यों पर पूरी तरह से अधिकार था, न्यायिक अधिकार था, और राजा के हस्तक्षेप से ये बिल्कुल मुक्त था। और प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख भी होता था। श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम के नियम, कीमतों का निर्धारण आदि किया जाता था, और स्थानीय प्रशासन में भी इनका काफ़ी महत्व था, ठीक है। और गुप्तकालीन समाज के बारे में कुछ देखिए, यहाँ से क्या होता है कि सामंतवाद का विकास होता है। सामंतवाद का मतलब ये हो गया कि कोई एक केंद्रीय प्रशासन हो गया, मान लीजिए ये राजधानी हो गई, तो यहाँ जो अन्य राज्य हैं छोटे छोटे या राज्य उनके प्रांत हो गए, तो इनके जो प्रमुख होते थे, इस समय में क्या होता है कि सामंतवाद का विकास का मतलब यही है कि छोटे छोटे जो प्रांतपति हैं इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्टार्ट कर दी यहीं से, और जो ज़मीन वगैरह इनको मिलता था कर वसूलने के लिए, वो खुद उस पे अपना शासन जमाने लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि सेंट्रल पावर जो थी वो कमज़ोर होने शुरू हो गई यहाँ से। तो धीरे धीरे सामंतों का जो इनके सामंत थे वो मजबूत होना शुरू हो गए, तो यहीं से इनकी सामंतवाद की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। तो गुप्तोत्तरकालीन कृषक संरचना की ये विशेषता रही है। और सामंती व्यवस्था का जो अंकुरण होता है, इसका बीज जो होता है, ये शक और कुषाण काल में देखा जाता है। हालांकि विकसित ये राजपूत काल में होती है, ठीक है। तो केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का दुर्बल होना एवं प्रांतीय या स्थानीय सत्ता का मजबूत होना, यही इसकी विशेषता है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व आधारित प्रशासन, ये समाज का मुख्य विशेषता इसमें रही है।
अब हम गुप्तोत्तर काल के कुछ प्रमुख वंशों को देखते हैं, जिसमें वर्धन काल प्रमुख है। इसके संस्थापक पुष्यभूति हैं। तो इसके प्रमुख शासकों का क्रम हम देखेंगे। सबसे पहले पुष्यभूति होते हैं पहले नंबर पे, फिर दूसरा है नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन द्वितीय, और आखिरी जो होता है ये लास्ट है हर्षवर्धन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है यहाँ से, पुष्यभूति और हर्षवर्धन, ये दो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। इसका शासनकाल जो है 606 से 647 ईस्वी तक रहा है। इसके पिता प्रभाकर वर्धन ये रहे हैं, माता यशोमती, उपनाम इसका शिलादित्य है, और इसकी एक उपाधि है शकलोत्तर पथनाथ। ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी आरओ के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा शकलोत्तर पथनाथ किसे कहते हैं, ये हर्षवर्धन को कहा गया है। हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं जो है उसमें से प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये प्रमुख है। राजधानी इसके समय में कन्नौज थी, जिसे महोदयाश्री भी कहते हैं, और पहले थानेश्वर थी। ठीक है, ऐहोल अभिलेख ये इसके अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध की व्याख्या भी है, और इसमें हर्षवर्धन जो हार जाता है और पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहता है। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे किससे है, एक तो हर्षवर्धन से भी है और एक हम पुलकेशिन द्वितीय से भी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर ये पूछा गया तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं कि चीनी यात्री वेनशांग जो आया था वो भी इसी हर्षवर्धन के टाइम में ही आया था। इसका यात्रा काल 629 से 645 रहा है, जो इसी के समय से मैच करता है। इसकी यात्रा विवरण सियुकी नामक ग्रंथ में मिलता है। हर्ष की राजधानी कन्नौज में इसका आगमन 636 ईस्वी में होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कुछ प्रमुख अन्य गुप्तोत्तर वंश में पल्लव वंश के। ठीक है, इसके संस्थापक सिंह वर्मा थे, और कुछ इतिहासकार इसे वप्पदेव भी को भी मानते हैं, बट अब भी आप सिंह वर्मा ही जानिए। राजधानी पल्लव वंश की कांची थी। अंतिम शासक अपराजित वर्मन। ठीक है, अब कुछ प्रमुख पल्लव शासकों का डिटेल थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। सिंह विष्णु जो है वो कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी इसके दरबार में था। ठीक है, सिंह विष्णु के दरबार में कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी जो थे वो इनके दरबारी थे। महेंद्र वर्मन प्रथम, इसके समय में एकाश मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है। संस्कृत नाटक मत्त विलास प्रहसन इसने रचना भी इसी की महेंद्र वर्मन ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की। अगला शासक है जो प्रमुख नरसिंह वर्मन प्रथम। 642 ईस्वी में इसने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था, और जिसके बाद इसने वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि भी धारण की। तो वातापी कोंड, महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। ठीक है, महाबलीपुरम के मामल्लपुरम जिसे कहते हैं कि रथ मंदिर का निर्माण भी इसी ने शुरू किया था। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये मंदिर निर्माण की एक नई शैली जो थी वो राजसिंह शैली थी, उसकी इसने शुरुआत की थी या प्रयोग इसने किया था। ठीक है, और कांची के कैलाश मंदिर जो कांची का कैलाश मंदिर है, और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो जिसे शोर मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। इसके साथ साथ 10 कुमार चरित का लेखक जो दंडीन था इसके दरबार में रहता था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल के प्रमुख फैक्ट्स और जो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसे हमने देख लिया है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।